हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करते हैं इस लेक्चर डिस्कशन में। करंट स्टेटस क्या है हमारे देश में इंडियन फैमिली सिस्टम का, और ये टॉपिक आपको बताएगा प्रॉपर तरीके से आंकड़ों के साथ, न्यूमेरिकल फिगर्स के साथ, कि हमारे देश में स्टेटस क्या है जॉइंट फैमिली सिस्टम का और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का। जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का हमारे देश में स्टेटस क्या है। जर्नल बातें, थ्योरेटिकल बातें तो आप बहुत सारी सीख चुके हो जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है इंडिया की फैमिली सिस्टम के स्टेटस को लेकर, स्पेशली अंडर द टू ब्रॉड हेडिंग्स ऑफ जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन इस पैराग्राफ से आपको पता लगेगा कि आपको अगर अपने आंसर्स को एनरिच करना है तो जर्नल स्टडीज़ के पेपर में हर एक सब्जेक्ट का एक अलग फ्लेवर होता है आंसर लिखने का। फॉर एग्जांपल, ज्योग्राफी के किसी क्वेश्चन में जहाँ पर रिक्वायरमेंट है इंडिया के मैप या वर्ल्ड मैप को बनाने की, या बिना उसके अगर अपने आंसर्स में बातें लिखे जा रहे हो तो आपको एक जर्नल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको आउटस्टैंडिंग मार्क्स को फेच करना है एग्जामिनर से, तो आपको डायग्राम्स बनाने चाहिए, मैप्स बनाने चाहिए ज्योग्राफी के आंसर्स में। सिमिलरली, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर अगर कोई क्वेश्चन है जिससे आपको नेक्सलाइट से प्रभावित जो एरियाज है अगर आपको उनको दिखाना है, यू शुड यूज द डायग्राम ऑफ इंडिया, ताकि आप रेड कॉरिडोर या नेक्सलाइट प्रभावित जितने भी इलाके हैं आप उनको पोर्ट्रे कर सको अपने आंसर के अंदर। सिमिलरली, इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में आंसर्स को लिखते हुए अगर आपके पास उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंकड़े अवेलेबल हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता आपके लिए। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक दुविधा, एक समस्या जो आप एज अ स्टूडेंट फेस करोगे उसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ और उसका सॉल्यूशन भी दे देता हूँ मैं आपको। हमारा सिलेबस और इतने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने के बाद एक दिक्कत जो स्टूडेंट फेस करते हैं इतना वास्ट सिलेबस को कवर करते हुए, वो ये है कि इतना सारा डेटा आप हर सब्जेक्ट का हर एक जगह पर याद नहीं कर सकते। अगर आप उसको याद कर भी लो तो एग्ज़ाम में आपको 8 मिनट के अंदर अंदर या फिर उससे भी कम टाइम के अंदर आपका एक क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाना चाहिए। आई एम टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट मीन्स 8 मिनट या 7.5-7 मिनट के अंदर आपका एक आंसर लिखकर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन के साथ। अब वो डेटा जो आप याद कर कर गए हो उसको आप रिकॉल कर पाओगे, इसके चांसेस सिर्फ मैं बोलता हूँ, बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ बताऊँ तो 1% ही है। 99% जो आप अगर डेटा याद करके गए हो, आंकड़े याद कर कर गए हो, किसी चीज़ की परसेंटेजेस याद करके गए हो तो वो भूल जाओगे। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन होता है, बहुत क्लेवर सॉल्यूशन होता है। कभी भी आप जिन नंबर्स को याद करो ना उनको राउंड फिगर में याद करा करो। राउंड फिगर कैसे होते हैं? जैसे 5, 15, 25, 10, 50, 90, यानी कि 0 वाले और 5 नंबर वाले जो होते हैं इनके आसपास डेफिनेटली कोई ना कोई नंबर लाई करेगा। जैसे आप यहाँ पर अगर आप इसको देखो 51.7% लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको 50% भी लिख कर आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इन सब के आगे आपको लगा देना होता है अप्रॉक्स। इससे भी अच्छा तरीका एक ये है कि आप ये राउंड फिगर के नंबर्स को या परसेंटेजेस को, पहली बात है नंबर्स पे तो कभी खेलना ही मत। हमेशा किसी भी चीज़ का डेटा याद करो तो वो आप परसेंटेज के मामले के अंदर करो याद। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर हमें अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर जीएस पेपर 1 से लेकर 4 तक अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास सारा डेटा हर एक चीज़ का अवेलेबल हो, बहुत लेटेस्ट वाला, और वो हमें याद भी हो जाए, तो हम उसके लिए क्या करें? उसके लिए सिर्फ एक ही रिलायबल सोर्स आपको फॉलो करना होता है, जो कि आप जीएस की प्रिपरेशन करते वक्त वैसे भी, या प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तभी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले इसको तो याद करके जाओगे ही। वो क्या है डेटा आपका? इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट। और इकोनॉमिक सर्वे के डॉक्यूमेंट में आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की कभी नीड नहीं है, जो कि 500 550 पेज का होता है। आप कोई भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट की, जैसे विजन आईएएस की,
जो समरीज आती हैं, जो समरी डॉक्यूमेंट होता है जो कि लगभग 50 से लेकर 80 पेजों का होता है हर एक साल, आप उसको याद कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको थोड़ा सा और एनरिच करना है अपने डेटास को, परसेंटेजेस को, लेटेस्ट फिगर्स अगर आपको चाहिए किसी भी बात को प्रेजेंट करने के लिए, तो इकोनॉमिक सर्वे के साथ जो लेटेस्ट उस साल का बजट आया होगा, आप उसके डेटा को सप्लीमेंट कर सकते हो। अगेन आप इसके लिए कोई भी इंस्टीट्यूट लाइक विजन आईएएस वगैरह की एक समरी डॉक्यूमेंट उठा सकते हो। और बजट का जो समरी डॉक्यूमेंट होता है वो तो और भी छोटा होता है, वो सिर्फ आपको 5 से 15 पेजों का मिलेगा। ये बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी ये वाली मेहनत? ताकि ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको वो ठूस कर ही आना है आंसर के अंदर, वो डेटा या परसेंटेज। एक बात याद रखना, सही डेटा या फैक्ट को लिखने से मार्क्स मिले या ना मिले उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन गलत लिखने से निश्चित तौर पर आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आई रिपीट माई पॉइंट, अगर आप एक सही डेटा या सही परसेंटेज या कोई एक नंबर लिख कर आ रहे हो एग्जाम के अंदर, एग्जामिनर उससे इंप्रेस होकर आपको मार्क्स देगा नहीं देगा इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। इट इज़ अ ब्लैक बॉक्स, वो कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता और इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं ले सकता है। लेकिन गलत लिख कर आए तो मार्क्स 100% ये गारंटी है कि कट जरूर जाएंगे, उस चीज़ की हर कोई गारंटी ले सकता है। तो हम क्लेवर प्ले कैसे करें? फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर ये डेटा को लिखना क्या हम प्रॉपर तरीके से छोड़ दें? आपको इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ों में जहाँ पर आपको नंबर्स की ज़रूरत है वहाँ पर आप नंबर्स को छोड़कर अपनी फैक्ट्स एंड फिगर्स में परसेंटेजेस के ऊपर खेलो। और इससे भी बेटर तरीका जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि आप जब भी किसी चीज़ के राइजिंग या डिक्लाइनिंग ट्रेंड को या एक रोलर कोस्टर राइड को बताना चाहते हो, कहने का मतलब ये है आपको इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहिए अपने आंसर को। किसी भी चीज़ का राइजिंग ट्रेंड जो अगर आपको बताना है तो वो ऐसे होगा, अगर आपको किसी भी चीज़ का डिक्लाइनिंग ट्रेंड बताना है तो वो ऐसे होगा। और जहाँ पर बात आती है रोलर कोस्टर राइड्स की, रोलर कोस्टर राइड्स का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई स्कीम बता रहे हो कि ये शुरू में इसके लिए इतना फंड एलोकेट हुआ, फिर सरकार ने कम कर दिया, फिर ये ऊपर गई, इसको प्रोत्साहन मिला, फिर ये नीचे आ गई, तो ये होती है रोलर कोस्टर राइड। यानी कि इसके कुछ हाई पॉइंट्स भी रहे हैं लेकिन कुछ इसके वीक पॉइंट्स भी रहे हैं। तो 3 तरह के ग्राफ्स यूज होते हैं ओवरऑल हमारी मेंस की आंसर राइटर के अंदर। धीरे धीरे करके आप ये चीज़ सीख जाओगे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक फैमिली सिस्टम ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में जहाँ पर हम बात करेंगे। आप खुद सोच के देखो एज अ एग्जामिनर कि अगर आप ये सारी चीज़ें लिख भी दो तो जिसका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है या जो एक वेल रेडेड पर्सन है, भले उसका सोशियोलॉजी ऑप्शन लाओ, या इस प्रकार का डॉक्यूमेंट या एक सीरियस पर्सन जिसने प्रीलिम्स को निकाला हुआ है, तो वो मेंस को तो अपने हाथों से जाने नहीं देगा वो कैंडिडेट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, चाहे भले ये डॉक्यूमेंट हो कोई और डॉक्यूमेंट हो, ये सारे कैंडिडेट्स के पास अवेलेबल है। लेकिन आप जर्नली करोगे क्या कि आप उसमें अपनी बातें लिखने लगोगे। जैसे अब जो हम बातें कर रहे थे अभी तक इस चैप्टर के अंदर कि भारत के अंदर फैमिली सिस्टम के अंदर चेंजेस विटनेस करे गए हैं कि लोग जो हैं अब घर से बाहर कमाने को जाते हैं, औरतें जो है वो वर्किंग वुमेन बन चुकी हैं, ठीक है, और जो फीमेल्स हैं मेल्स हैं उनकी मिनिमम मैरिज एज जो है उसको बढ़ा दिया गया है पार्लियामेंट के वेरियस कानूनों के द्वारा। हमारे देश में जॉइंट फैमिली सिस्टम डिक्लाइन हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बढ़ रहा है। तो आप खुद सोच के देखो कि अगर आप एक तो ये वाली बातें कर सकते हो कि जर्नल ओपिनियन बेस्ड व्यू पॉइंट्स अपने दे सकते हो, उसमें भी कोई गलती नहीं है क्योंकि हर चीज़ के फैक्ट्स एंड फिगर्स को जस्टिफाई करने के लिए हो सकता है कि आपके पास आंकड़े अवेलेबल ना हो, लेकिन जहाँ पर अवेलेबल हैं उन क्वेश्चंस में एक एक्स्ट्रा मार्क्स को फेच करने के लिए और एक एक नंबर क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करता है ये आप उनसे पूछो जिनका फाइनल लिस्ट में नाम 1 या 2 नंबर से रह जाता है कि इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन 1 नंबर से ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं कि आधे आधे नंबर से 0.5 मार्क्स से 0.25 मार्क्स से दे मिस द फाइनल कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन, कि कोई भी सर्विस मिल जाती लेकिन पीडीएफ में नाम आ जाता। दिक्कत फिर ये होती है ना, 1 नंबर को फेच करने के लिए आप उतनी मेहनत करते नहीं हो, फिर वो पूरी साइकिल, पूरा आपको ABCD का ज्ञान दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, यानी कि दोबारा से प्रीलिम्स मेंस और
इंटरव्यू की साइकिल में आपको फंसना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, बात बहुत कड़वी है लेकिन सच्ची है, कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप किसी साल मेंस लिख रहे हो उसके बाद जीवन में कभी आपका प्रीलिम्स निकल जाए। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। या अगर आप इंटरव्यू में पहुंचे हो तो इंटरव्यू में पहुंचने के बावजूद आपका उसके जितने अटेम्प्ट बाकी रह गए हैं उसके बाद अभी आपका प्रीलिम्स क्लियर हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसा एक दो बार आपके साथ हुआ तो आपके कॉन्फिडेंस की भी हो सकता है धज्जियाँ उड़ जाए और आपको कोई सपोर्ट करने वाला भी ना हो। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अपनी विल पावर को तो स्ट्रांग रखना ही है, लेकिन उसके साथ मेहनत आपकी सही डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए। सम जो हार्डवर्क की जो डेफिनेशन होती है यूपीएससी में, वो ऐसा होता है कि सम हार्डवर्क इज अबाउट बीइंग ऑन अ प्रॉपर ट्रैक, लेकिन सम हार्डवर्क इज इंटीग्रेटेड विद स्मार्ट वर्क। और वो स्मार्ट वर्क मेंस की आंसर राइटिंग में मैं एक चीज़ को बहुत ये इंपॉर्टेंस देता हूँ, जिस चीज़ की मैं बहुत तारीफ करता हूँ, जो भी स्टूडेंट ये वाला काम कर कर आता है, वो है ग्राफ्स का यूज़ करना। स्पेशली जीएस पेपर 3 के अंदर तो आपको करना ही है, लेकिन बाकी आपको पेपर में अगर मौका मिल जाए तो ग्राफ्स और मैप्स को आपको बनाकर आना चाहिए अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। क्योंकि अगर आप ऐसा 5 क्वेश्चन के अंदर करते हो, आपको एक एक मार्क्स भी अगर एक्स्ट्रा मिलता है एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स, तो एक पेपर के अंदर आपकी 5 मार्क्स की लीड हो गई। और जीएस पेपर 1 से लेकर 3 तक अगर आप ऐसे 5 मार्क्स गैदर कर लेते हो, 15 नंबर की आपके पास लीड हो गई। और कभी कभार तो सेम मार्क्स पर 2 से 3 रैंक्स डिसाइड हो जाती हैं। तो जहां पर आप 15 मार्क्स की अगर लीड ले लोगे तो ये भी हो सकता है कि आपको सर्विस एलोकेट होनी थी आईआरएस, लेकिन डायरेक्टली वो बढ़कर आईएएस हो गई या आईपीएस हो गई। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग एंड योर हार्डवर्क इन द रिक्वायर्ड डायरेक्शन। मेहनत हर कोई करता है इस एग्जाम के अंदर, पढ़ने से नहीं निकलता एग्जाम। क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कौन सी डायरेक्शन में पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये भी बहुत मैटर करता है। इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी इन प्लानिंग। वरना तो टॉपिक तो कुछ कुछ ऐसे हैं कि इंडियन फैमिली सिस्टम के ऊपर जो ये समाज शास्त्र के जो लोग होते हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, इन्होंने तो पूरा पूरा जीवन अपना बिताया होता है। आप भी अगर किसी टॉपिक के बारे में अगर आप स्टडी करने जाओ, हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही पकड़ लो, तो आप तो सिर्फ वही पढ़ते रह जाओगे। आप उसको भी अगर 25 साल पढ़ लो तब भी वो आधी अधूरी रह जाएगी आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्टडी, क्योंकि आज भी साइट्स डिस्कवर होती हैं हड़प्पा की। समझ रहे हो? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। फिलहाल लेट्स हिट द बुल्सआई। हम यहां पर बात करने वाले हैं भारत के अंदर, जो हम अभी तक क्लेम कर रहे हैं ना इस पूरे चैप्टर में, हजारों बार एक चीज को पढ़ रहे हैं कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम डिक्लाइनिंग मोड पर है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम राइजिंग मोड पर है। यू शुड प्रेजेंट दिस डेटा विद नंबर्स इफ यू कैन रिकॉल, या फिर बेस्ट है ग्राफ्स की फॉर्म में। ठीक है, तो हम इसको पहले पढ़ते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे चीज़ों को आपको ग्राफ्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। उससे काम ये भी आसान होगा कि जब आप इसको रिवाइज करने बैठोगे तो आपको ये पूरी तिगड़म पूरी महाभारत पढ़नी ही नहीं है। आपको सिर्फ ये जो 2 ग्राफ्स 3 ग्राफ्स आप साइड में अपने कॉलम में अपने नोट्स में बनाओगे, आपको इनको देखते ही पता लग जाएगा कि अच्छा ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का, ये राइजिंग ट्रेंड है न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का, रूरल एरियाज में सिचुएशन ऐसी है, अर्बन एरियाज में सिचुएशन ऐसी है, बस आपका काम खत्म। तो ये आपको पैराग्राफ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। फिर अगर आपके पास इसके नोट्स हैं तो आपको सिंपली इसको काट देना है या इस पन्ने को फाड़ के फेंक देना है। सिंपल सा काम। तो ओवर द ईयर्स बड़े सारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो समाज शास्त्र को पढ़ने वाले जो लोग हैं, उनकी स्टडीज, उनके रिसर्च वर्क, उनके रिसर्च पेपर हमें ये बताते हैं, उन्होंने क्लेम करा है स्टडी करके कि देयर इज अ राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। ठीक है, अब जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं जब भी वो कोई बात कहते हैं अपनी, तो वो नंबर्स के साथ बात कहते हैं। लेकिन अगर आप सोशियोलॉजिस्ट के नंबर्स को लिखने जाओगे तो आपको सोशियोलॉजिस्ट का नाम पता होना चाहिए। अब ये वाला काम तो वही पर्सन कर सकता है जिसका सोशियोलॉजी ऑप्शनल हो, लेकिन मेंस के टाइम पर उसको ये नंबर्स याद आ जाएंगे भले ही उस पर्सन का सोशियोलॉजी ऑप्शनल हो, कोई गारंटी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, रिकॉलिंग कैपेसिटी नंबर को लेकर आप अपने दिमाग पे इतना ही विश्वास रखो कि आपने किसी चीज़ को बहुत अच्छे से कंठस्थ करके भी क्यों नहीं पढ़ लिया। मैं किसी नंबर या परसेंटेज या डेटा की बात कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में इतने प्रेशर में वो आपको सिर्फ 1% ही चांसेस होगा कि आपको वो याद है सही तरीके से। तो आपको इससे बेटर डेटा एज कंपेयर टू सोशियोलॉजिस्ट का डेटा आपके लिए क्या हो सकता है वो अभी मैं बताता हूं आपको। तो सोशियोलॉजिस्ट का कहना यह है, बड़े सारे सोशियोलॉजिस्ट का कहना यह है, न्यूक्लियर फैमिलीज जो हैं उनके नंबर बढ़ रहे हैं भारत के अंदर। तो यानी कि अगर न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं तो ज्वाइंट फैमिली डिक्लाइनिंग मोड पर होंगी।
ऐसा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। न्यूक्लियर फैमिली को सोशियोलॉजिस्ट की नज़रों में कैसे डिफाइन करा जाता है, जिसके बारे में हमने ये पूरे चैप्टर भी कवर करा। एक कपल है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ। और ध्यान देने वाली बात यह, जैसा कि चैप्टर की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियर फैमिली की डेफिनेशन में माँ बाप तो हैं, लेकिन बच्चों की डेफिनेशन में बच्चे भी न्यूक्लियर फैमिली का पार्ट है, लेकिन वो अनमैरिड होने चाहिए। क्योंकि अगर मैरिज के बाद उनकी वाइफ आ गई, फिर उनके बच्चे हो गए, तो ये तो 2 जनरेशन साथ में रह रही हैं एक तरीके से। फिर वो 3 जनरेशन हो जाएंगी। जैसे अभी ये 2 जनरेशन है, माँ बाप और उनके बच्चे, लेकिन अभी उनकी शादी नहीं हुई। अगर इनकी शादी होगी तो उनके बच्चे हो जाएंगे। फिर यानी कि घर में दादा दादी आ गए, आपके मम्मी पापा दादा दादी बन गए हैं, आप फिर फादर बन गए हो, आपकी बीवी मदर बन गई है, और उसके बाद फिर आपके बच्चे हैं जो कि आपके दादा दादी के लिए ग्रैंड चिल्ड्रन है। तो यहां पर 3 जनरेशन घर में रह रही है, वो फिर न्यूक्लियर फैमिली नहीं कहलाता है, अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव या अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ऑफ सोशियोलॉजी। तो कपल और अनमैरिड चिल्ड्रन ही न्यूक्लियर फैमिली की डेफिनेशन के अंदर आते हैं भारत के अंदर। और इसके पीछे समाजशास्त्र के लोग ये कहते हैं, हमें सोशियोलॉजिस्ट हमें ये बताते हैं कि इसके पीछे एक मुख्य कारण है रैपिड अर्बनाइजेशन का। जो शहरी विकास हो रहा है, जो शहर बनते चले जा रहे हैं, या जो लोग गांव से शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, वो शहरों में आकर अपनी गृहस्थी बसाना चाह रहे हैं। ये उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज परंपरागत रूप से हमारे देश में रूरल एरियाज की पहचान थी। शहरों में, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था, खर्चे इतने ज़्यादा हैं, तो एक तो उस वजह से पूरा परिवार शहर में आके नहीं रहता है। गांव में आपका मुख्य तरीके से जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो परिवार है वो रह रहा है, वो चला आ रहा है। लेकिन आप शहर में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए, गांव में जो आपके बच्चे इतने अच्छे स्कूल में नहीं जा पाते, आपको लगता है कि उनको इतनी अच्छी शिक्षा या तालीम नहीं मिल पाएगी, वो ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना नहीं सीख पाएंगे, इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फैमिलीज, मतलब शादी के बाद हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, वो चले जाते हैं शहरों की तरफ, और पीछे छूट जाता है जॉइंट फैमिली का सिस्टम। फिर अगर आपने ऐसा करा तो हो सकता है कि आपका छोटा भाई ऐसा करे, फिर आपकी बहन की शादी हो जाएगी, आपकी बहन और उसका हस्बैंड जो है वो भी ऐसे मेंटेलिटी के साथ शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और न्यूक्लियर फैमिली बनाकर रह रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि न्यूक्लियर फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो आपको सिर्फ शहरों में देखने को मिलेगा, गाँव में भी देखने को मिलता है, लेकिन शहरों में ये चीज़ ज़्यादा है। और शहर ज़्यादातर इसी चीज़ की पहचान है कि वहाँ पर अगर हम परिवार को डिफाइन करने जाएं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम या फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको न्यूक्लियर फैमिलीज ही मिलेंगी। अब ये तो हो गई जनरल बात। अब जो मैं आंकड़े और ग्राफ की बात आपसे कर रहा था वो ये है, यू शुड यूज अ दमदार चीज़ इन योर आंसर। अब वो दमदार चीज़, धमाकेदार चीज़ क्या है? सेंसस फिगर्स। और लेटेस्ट सेंसस जो अभी हमारे पास अवेलेबल है वो है 2011 का सेंसस। कंपैरेटिव स्टडी के लिए आप 2 सेंसस को यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसा कि यहां पर दे रखा है। अगर आपको कंपैरेटिव स्टडी नहीं करनी है तो लेटेस्ट सेंसस फिगर्स को ही हमेशा आपको लिख कर आना चाहिए। याद रखना, आप अपने मेंस के अंदर ना 2 सेंसस का सहारा ले सकते हो, उससे पुराना मत जाना। जैसे लेटेस्ट 2 सेंसस कौन से? 2011 का लेटेस्ट था, उसके बाद तो कोई सेंसस कंडक्ट ही नहीं हुआ। 2021 में होना था, लेकिन ड्यू टू कोविड क्राइसिस अभी भी वो पेंडिंग है हमारे देश के अंदर। उससे पहले 10 साल पहले, 2011 से पहले 2001 का सेंसस। आप 2001 के सेंसस के आंकड़ों को भी लिख कर आओगे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब सेंसस फिगर तो बहुत, सेंसस का डॉक्यूमेंट अपने आप में बहुत बड़ा एक फैक्ट्स एंड फिगर्स वाला डॉक्यूमेंट होता है, हज़ारों पन्नों का होता है वो। हर चीज़ आपको कैसे याद रह सकती है? तो जहाँ पर आवश्यकता है, जहाँ पर आपका मटेरियल आपको बोल रहा है, आप उतना याद कर सकते हो। सारी चीज़ों में आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़बरदस्ती ठूसने की, पटक कर आने की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग टोटल हमारे देश में 19.31 करोड़ हाउस होल्ड थे, ठीक है। उनमें से 9.98 करोड़, यानी कि आप सिंपली राउंड फिगर में आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 51.7%, तो आप या तो उसको 52% करके याद कर लो, या तो आप नॉर्मली आप यहाँ पर बात कर लो 50%, और उसके आगे आप लिख सकते हो अप्रॉक्स। या ऐसा याद कर सकते हो कि अगर आपने यहाँ पर देखा तो आप
रिवीजन या रिकॉल करोगे जब एग्जाम के अंदर, आप ऐसा भी लिख सकते हो उसको, मोर देन 50%, कैसे भी करके आपका काम चल जाएगा। मैं कभी भी पर्सनली अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं, मैं कभी भी एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद नहीं करता हूं, मेरे पास क्योंकि याद करने के लिए ऐसा मानता हूं मैं बहुत कुछ है, मैं नंबर गेम में नहीं फंसना चाहता। ऐसे किस किस का डेटा याद रख लूंगा मैं, राउंड फिगर्स में हमेशा मैं याद करता हूं, और उसको भी प्रेजेंट में थ्योरी वाइज नहीं करता हूं, जैसे लिख लिख कर नहीं करता हूं, ग्राफ्स बनाकर करता हूं। कैसे वो अभी बताता हूं मैं आपको। तो 51.7% न्यूक्लियर हाउसहोल्ड्स थे 2001 के सेंसस हमें बताता है, ठीक है। उसमें अब हमें ये देखना है कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए कि अगले 10 साल में ये फिगर बढ़ा कि कम हो गया, ठीक है। अगर वो न्यूक्लियर फैमिलीज थी 2001 में अराउंड या मोर देन 50%, तो ये उससे ज्यादा हुआ है कि उससे कम हुआ है, तो देखते हैं। 2011 में ये जो न्यूक्लियर फैमिलीज का ओवरऑल भारत के सभी हाउस होल्ड्स में मिलाकर जो शेयर था ओवरऑल, वो बढ़ा है, साफ तरीके से लिखा हुआ है, इट ग्रू टू 52.1%। या फिर अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो पहले थे 9.98 करोड़ हाउस होल्ड जो कि न्यूक्लियर फैमिलीज का फैमिली स्ट्रक्चर लेकर चलते थे। 10 साल के बाद 2011 का सेंसस हमें ये बताता है कि वो बढ़कर हो गए लगभग 13 करोड़ के आसपास, 12.97 करोड़। तो आप इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो कि आपको दिखाना है, हमेशा हर चीज की हेडिंग जरूर देना, राइजिंग ट्रेंड ऑफ इंडियन न्यूक्लियर फैमिलीज। ब्रैकेट में अगर आपको याद है एग्जाम में तो ज़रूर आपको सोर्स ज़रूर मेंशन करना चाहिए। यहाँ पर हमारा सोर्स क्या है, सेंसस 2001 टू 2011। सिंपल, मैंने एक हेडिंग दे दी, एक ग्राफ बना दिया। अब मुझे नंबर इतना याद था कि 2011 में वो अराउंड 50% के आसपास था, 2% उसके अंदर और इजाफा हो गया, वो और बढ़ गया। तो मुझे सिंपली ऐसा दिखाना है, मैंने यहाँ पर एक डॉट बनाई, यहाँ पर लिखा 2001 सेंसस, एक राइजिंग ट्रेंड ऐसा करते हुए मैंने बना दिया रफ फिगर के साथ। यहां मैंने लिख दिया 2011 सेंसस, और यहां पर मैंने लिखना है इस डॉट के पास कहीं पर भी ऊपर नीचे 50%, यहां 52%। अब आप खुद सोच के देखो, जितना टाइम मैं लिखने में लगाता या लिखने में मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए होते, एक तो मैंने क्लेवरनेस ये खेल ली कि एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहे थे, मेरी हालत ख़राब थी, मैं उस चीज़ से बच गया। अब लेकिन मुझे इस डेटा को प्रेजेंट करना था, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बाकी कैंडिडेट्स नहीं लिखेंगे या वो रिकॉल नहीं कर पाएंगे। अब रिकॉल तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या करूँ मैं बैठ के, मैंने लिया इसका सहारा। नंबर जब मैं थ्योरी के अंदर लिखता, अगर पैराग्राफ बना बना के लिखता, एग्जामिनर हो सकता है उस पर निगाह भी नहीं मारता, और गलत लिख देता तो मार्क्स काट लेता, क्योंकि वो पूरी इंग्लिश लिखी हुई है, बीच में कुछ मैथमेटिकल टर्म्स दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, तो वो पढ़ता एक मिनट के लिए उसको बैठकर, और जब उसको पता लग जाता है नंबर नहीं है, गलत लिख रहा है कैंडिडेट, तो वो मार्क्स काट लेता रेड कलर के पेन से गोला बनाकर। ऐसे आपको सोचना है। लेकिन जब मैंने ग्राफ बनाया तो ये दूर से हाईलाइट हो रहा है मेरे आंसर्स के अंदर। अब इसके अंदर मुझे अगर ये राइजिंग ट्रेंड के फैक्टर्स की बात करनी है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आगे पीछे कहीं पर भी लिख सकता हूं, लेकिन मेरे उस आंसर शीट पर ये ग्राफ साफ तरीके से दिख रहा है, और वो एग्जामिनर मुझे इस चीज के लिए प्रेस करेगा कि इस बंदे ने भले ही राउंड फिगर में डेटा को प्रेजेंट कर रखा है। और आपको मैं एक रूल बताता हूँ, ये मैंने ग्राफ ही क्यों बताया आपको, मैं चाहता था आपको बार डायग्राम, पाई चार्ट या कुछ और भी तो बता सकता था। ग्राफ्स हमेशा राउंड फिगर के फैक्ट्स की बात करते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो। कोई भी दुनिया का जो ग्राफ होता है या जो स्टैटिस्टिकल फिगर्स होते हैं, लाइक पाई चार्ट्स, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, ग्राफ्स, हमेशा यहाँ पर न्यूमेरिकल फिगर्स को जब भी कोट करा जाता है तो वो राउंड फिगर्स में ही करा जाता है। ग्राफ्स में कभी कोई सही गलत नहीं होता है। ऑब्वियसली बात है कि अब मुझे ये नहीं लिखना था यहाँ पर कि यहाँ 3% है, यहाँ 100% हो गया, फालतू बातें नहीं करनी है कि अपनी मर्जी से कोई भी आंकड़े देता चला जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्लोज रहने की कोशिश करूंगा नंबर से, वो भी राउंड फिगर के अंदर। मुझे इतना याद करके जाना है, अगर मैं आपकी तरह स्टूडेंट होता और अगर मैं आपसे क्लासेस ले रहा होता तो मुझे इस पैराग्राफ के अंदर एक चीज़ अभी तक नज़र आई है कि
दो सेंसस जिनके अंदर 10 साल का गैप है, 10 सालों के अंदर भारत के अंदर 2001 से लेकर 11 तक 2% इजाफा हुआ है न्यूक्लियर फैमिलीज का। इसके अलावा ये नंबर फलाना ढिकमा करोड़ जो भी लिखे हुए मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि भाई मैं अपने दिमाग की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे पास पढ़ने के लिए एनालिसिस करने के लिए बहुत कुछ है। ये फालतू नंबर में मैं नहीं फंसना चाहता, और मुझे ये भी पता है कि कोई बैठ के रट रट के इसको याद आज कर लेगा, लेकिन एग्जाम वाले दिन वो कितना इसको रिवाइज करके जाएगा, कितना रिकॉल करने जाएगा, ये औकात मुझे बहुत अच्छे से पता है सारे लोगों की। तो मैं तो अपने दिमाग में एज अ स्टूडेंट ऐसे सेटिस्फाई होकर जाऊंगा। इसलिए जहां पर डरावनी चीजें आती ना, तो उसको सॉल्यूशन निकाला करो अपने दिमाग में। अब ये चीज मैं इतनी हाईलाइट करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें इसको छोड़ना नहीं है। ये अगर ना लिखने वाला होता मैं सिंपल आपसे कह देता ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको छोड़ दो, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। काम का है ये, यहाँ रुकना है हमें। हर चीज़ ऐसे काम की नहीं है हमारे कोर्स में, लेकिन ये चीज़ काम की है। और ऐसा ग्राफ एग्जामिनर को रोकेगा, उसकी निगाह को, उसकी नज़रों को ठहराएगा, और डेफिनेटली मुझे एज कंपेयर टू दूसरे कैंडिडेट कम से कम 1 या 1.5 नंबर ज़्यादा मिलेगा। और जहाँ पर एक एक नंबर पर रैंक 2 और 3, रैंक 5 और 6 डिसाइड हो रहे हैं, तो हो सकता है मेरी रैंक 1 आ जाए। ऐसे देखना होता है आंसर राइटिंग को। आंसर राइटिंग कोई मजाक नहीं है, ईजी है, लेकिन इट ऑल्सो रिक्वायर्स स्ट्रैटेजी जस्ट लाइक प्रीलिम्स। जैसा प्रीलिम्स में डिसाइड करते हो ना, मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं, इस क्वेश्चन को टच ही नहीं करना है, मेरे 10 में से अगर 5 क्वेश्चन ठीक है, 5 गलत हैं, फिर भी मैं नेट पॉजिटिव रिजल्ट में ही हूँ। आप ये सारी प्लानिंग करते हो प्रीलिम्स के पेपर को सॉल्व करते हुए। मेंस में ऐसी प्लानिंग करनी है आपको आंसर राइटिंग की। ये अभी आप क्योंकि बेबी स्टेप्स लेकर चल रहे हो, अभी आपने जब शुरुआत करी है, चाहे आप मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हो या फिर जो मेरे फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मेंस में ये वाली बातें गहराई से बताना ज़रूरी है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी लिख कर आ जाओ और फिर अपने आप पे शक करो कि मैंने हार्डवर्क करा था, लेकिन ये मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा कि मेरा मेंस क्यों नहीं हुआ। स्ट्रैटेजी, ठीक है, एंड योर प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर। तो ये न्यूक्लियर फैमिलीज का इजाफा हुआ है, हमें साफ तरीके से पता लग गया। कितना हुआ है आज के बाद आप याद रखना, 2%। अब इसके बियॉन्ड कोई डेटा है क्या मेरे साथ, मेरे पास? मुझे उसके बारे में केयर ही नहीं करनी है, क्योंकि 2021 का सेंसस तो हुआ ही नहीं। लेटेस्ट सेंसस आज भी जो हमारे देश में चल रहा है वो 2011 का चल रहा है। ओके, अब लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ अर्बन एरियाज की प्रपोर्शनल शेयर की, मतलब अगर हम ये देखें कि अर्बन एरिया, ये तो अभी तक हिंदुस्तान की ओवरऑल बात हो रही थी सेंसस जो मैं बता रहा था। अब सेंसस के थोड़े से पार्ट को ब्रेक डाउन करके अगर हम ये सीखें दोस्तों कि टोटल शहरों में जितने घर हैं, जितने घर परिवार हैं, और गांव में जितने घर परिवार हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है। ये तो ओवरऑल इंडिया की बात हो गई कि 2% राइज हुआ है। तो अगर हम अर्बन एरियाज की सबसे पहले बात करें कि उनका फैमिली स्ट्रक्चर क्या हुआ, सेंसस क्या कहता है कि टोटल अर्बन एरियाज में जितने घर परिवार हैं, जितने घर बने हुए हैं, वहां पर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बढ़ा है इन 10 साल के अंदर 2001 से लेकर 11 तक, या जॉइंट फैमिली सिस्टम बढ़ा है? जॉइंट फैमिली सिस्टम घटा है या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम घटा है? क्या बढ़ा है क्या घटा है ये सीखना है मुझे, लेकिन अभी मेरा फोकस सिर्फ अर्बन एरियाज पे होना चाहिए। तो ये सेंसस के आंकड़े हमें क्या बताते हैं? हमें बताया जाता है देयर इज अ डिक्लाइन इन द प्रपोर्शन ऑफ न्यूक्लियर हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज। ठीक है, अगर सिर्फ अर्बन एरियाज की बात करें तो न्यूक्लियर फैमिलीज गिरी हैं, उनका नंबर गिरा है सिर्फ अर्बन एरियाज के, अगर आप टोटल हाउस होल्ड को कंसिडर करो। अब इसका नंबर हमें क्या बताता है? फ्रॉम 54.3% ऑफ द अर्बन हाउस होल्ड 2001 में, मतलब टोटल जो अर्बन हाउस होल्ड थे, सारे अर्बन हाउस होल्ड को, सारे शहरों के घर परिवार को अगर आप मिला लो, तो उसमें से पहले 55% के आसपास न्यूक्लियर फैमिलीज थी 2001 में। 2011 का सेंसस हमें यह बताता है कि ये 52.3% हो गई। तो अगर मुझे इसको प्रेजेंट करना है, इस डेटा को सिंपल, मैंने यहां पर अगेन एक ट्रेंड अपना बनाना है। अभी राइजिंग ट्रेंड जैसे था ना, तो आप यहां पर डेफिनेशन दूसरी दे दोगे, मतलब सॉरी हेडिंग मतलब जो है वो दूसरी लिख दोगे आप यहां पर कि
आप कुछ ऐसा लिख दोगे, ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। ये एनएफ में अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में कभी एब्रीविएशन ऐसे यूज़ नहीं करने हैं, हर चीज़ की फुल फॉर्म लिखनी होती है आपको। आप ये कभी ये सोचो ना कि हम एनएफ और ये सब लिख कर आ जाएंगे। और ये भी ध्यान रखना, ये जो आप ऐसे एंड बनाते हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ बिकॉज को आप ये सोचो कि मैं हम ऐसा करके ये लिख कर आ जाएंगे, इनके मार्क्स कटेंगे आपके बहुत बुरी तरह। ये गलती नहीं करनी है आपको, ये मैं सिखाऊंगा आपको आंसर राइटिंग की क्लास में, ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो फिलहाल ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, ठीक है, इन अर्बन एरियाज, क्योंकि ये टॉपिक बात कर रहा है सिर्फ अर्बन एरियाज के बारे में, तो इन अर्बन एरियाज उसका क्या ट्रेंड है। तो मेरे को 54.3% दे रखा है। और 54 वगैरह मुझे एग्जाम के अंदर याद आएगा कि नहीं आएगा मुझे ये नहीं पता, राउंड फिगर के अंदर मुझे बात करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगेन मैंने एक डॉट बनाई और लिखा 2001 का ये सेंसस है ना, और ट्रेंड कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ, तो डिक्लाइनिंग एक कोई भी राउंड फिगर में मैं एक लकीर खींच दूंगा। ये 2011 का सेंसस मेरे को दिखाना है। यहाँ पर आपकी मर्जी, अगर आपको याद आ रहा है राउंड फिगर में, जैसे मुझे 55% याद रहेगा तो मैं ये लिख रहा हूँ, और मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये 2 से 3% गिरा है, तो मैं इसको 2 या 3% में इसको गिरा दूंगा, वो मेरी मर्जी। यहाँ मैंने लिख दिया 52% पर आ गया। पहले 55% पूरे शहरों के हाउस होल्ड के कंपैरिजन में 55% फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज थी। 2011 में वो गिरकर सिर्फ 52 या 51% रह गई है, 51, 52, 53 के आसपास वो रह गई हैं। तो ग्राफ्स में आपका थोड़ा बहुत डेविएशन चलती है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दे हैव फॉलन, मुझे बस याद रखना है कि कहाँ पर बढ़ा है कहाँ पर गिरा है। भारत के अंदर ओवरऑल न्यूक्लियर फैमिलीज का राइज हुआ है। शहरों में न्यूक्लियर फैमिलीज का एज कम्पेयर टू जितने शहर के अंदर घर परिवार हैं वो गिरे हैं, सेंसस हमें बता रहा है। गांव की अगर हम लोग बात करें, गांव का फिगर टोटली अपोजिट है, शेयर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज हैज राइजन। अब मुझे यहीं पर अगर दूसरे ट्रेंड को दिखाना होता तो मुझे इसको सिर्फ बढ़ते हुए दिखा देना है। एक जो मेरी लकीर है वो मेरी अर्बन फैमिली की है, दूसरी बारी ये न्यूक्लियर फैमिली की जिसका राइजिंग ट्रेंड है। तो वो क्या बता रहा है मुझे, राउंड फिगर में 50.7 टू 52.1%। तो मैं चाहूँ तो उसको ऐसा भी करके लिख सकता हूँ, 51% से 52% वो बढ़ा है गाँव के अंदर, और मैं चाहूँ तो उसको 50% भी बना सकता हूँ राउंड फिगर के अंदर। 2-3% की डेविएशन में आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ 100 बार, ग्राफ्स में चलती है। आपको यहाँ पर 1.5 से 2 नंबर या एटलीस्ट 1 नंबर, और बहुत बुरे भी आपके हालात रहे, एग्जामिनर पूरा फ्रस्ट्रेटेड है आपका पेपर चेक करते हुए, गुस्सा है वो किसी बात से, आपके पेपर से नहीं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उसके कुछ चल रहा है, दिमाग खराब है आज उसका, आधा नंबर फिर भी देगा वो रुक कर आपको। जॉइंट फैमिलीज के अंदर हमें, जॉइंट फैमिलीज का सॉरी ओवरऑल जो भारत के अंदर जो फिगर है उसके अंदर अगर न्यूक्लियर फैमिलीज अगर इतनी तेजी से बढ़ रही हैं तो ऑब्वियसली बात है जॉइंट फैमिली के अंदर हमें एक सब्सटेंशियल लेवल की गिरावट देखने को मिली है। जॉइंट फैमिलीज के अंदर कितनी, 19.1%, यानी कि 3.69 करोड़ हाउस होल्ड पहले थे, 2001 का सेंसस ये कह रहा है, और 2011 के सेंसस में वो गिरकर हो गए, जॉइंट फैमिली सिस्टम गिर गए, ठीक है, 16.1 करोड़, ठीक है। ये फिगर थोड़ा सा यहाँ पर गलत है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको फिगर्स पे नहीं खेलना, क्योंकि अगर ये 90.1% था तो ये 3.69 करोड़ लिखा हुआ है, तो ये जब गिरा है 19% से 16%, तो ये 4 करोड़ कैसे हो सकता है। तो आप ये ओवरऑल बस अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात कर सकते हो। जैसे आपको ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड अगेन दिखाना है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो डिक्लाइन कर रही है, तो आप सिंपल सा बस एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड को दिखाकर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो ट्रेंड ऑफ जॉइंट फैमिलीज इन इंडिया, ठीक है, ऐसा कोई हेडिंग देकर, और यहाँ पर आप दिखा दो ये 19% और ये 3% गिरा है 16%। आप यहाँ पर राउंड फिगर भी ले सकते हो, 20%, 15%, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। गांव के अंदर ये डिप और भी शार्पर था, यानी कि जॉइंट फैमिलीज की पहचान जब गांव के साथ ही एसोसिएटेड थी, लेकिन जॉइंट फैमिलीज, सेंसस हमें बता रहा है कि जॉइंट फैमिलीज गांव की जो पहचान हुआ करती थी, गांव के अंदर तो सबसे ज़्यादा तेजी से गिरी हैं जॉइंट फैमिलीज, यानी कि वो न्यूक्लियर फैमिली बहुत जल्दी बन गई एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। ऐसा क्यों? क्योंकि
गांव में रहने वाले लोग जो हैं, जब शहरी विकास होने लगा हमारे देश के अंदर, शहर सिटीज़ ये सब अर्बन सेंटर्स वगैरह डेवलप होने लग गए, तो वो गांव को छोड़कर, खेती बाड़ी एज अ प्रोफेशन को छोड़कर वो माइग्रेट करने लग गए और शहरों के अंदर जाकर रहने लग गए। अब शहर के अंदर आपके गांव में आप जानते हो कि परिवार का साइज एक ज़िला जितना बराबर होता है, डिस्ट्रिक्ट जितना बराबर होता है ना, कि आपके चाचा ताऊ बुआ चाचियाँ सबके बच्चे, और गांव में घर परिवारों के अंदर आपके चाचा पापा ताऊ जी को मिलाकर भाई बहन भी बहुत सारे होते हैं। मान लो कि अगर आपके फादर हैं तो उसके अलावा आपके हो सकते हैं दो बड़े पापा यानी कि ताऊ जी हों, तीन चाचा हों, घर में तीन बुआ हों, दो बुआ हों, एक दादी, एक दादाजी, उन सब के बच्चे, तो पूरा एक ज़िला, जैसे एक जू होता है, चिड़ियाघर होता है, इतना बड़ा साइज़ होता है फैमिली का गांव में, है ना। सबको लेकर तो शहर नहीं जा सकते, और सब लोग गांव के अंदर कोई ना कोई खेती बाड़ी कर रहा होगा, किसी की पुश्तैनी घर होगा, ज़मीन होगी, सबको छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं। तो शहर में जब कोई जाता है तो वो अपनी बीवी और बच्चों को साथ ले जाता है। इसलिए गांव के अंदर जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जैसे जैसे मतलब मान लो कि ये एक परिवार है, इसके अंदर सबसे पहले आप गए शहर, फिर चाचा चाची गए, फिर ताऊ जी और उनके बच्चे उनकी बीवी निकली, फिर छोटे चाचा गए, फिर बुआ की शादी हो गई, शादी के बाद वो भी कहीं और शिफ्ट हो गई। ऐसे करके जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इसके ढांचे अलग अलग होते चले गए और सबने अपनी न्यूक्लियर फैमिली बना ली। ये है कहने का मतलब इसका। जो डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ अर्बन न्यूक्लियर फैमिलीज, इसके पीछे रीजन जिसको दिया जाता है डेट इज इंक्रीज माइग्रेशन एज वेल एज लैक ऑफ हाउसिंग, के गाँव में फिर रहने वगैरह की जगह भी नहीं है, और शहर की तरफ जब शहर में रहने की जगह भी नहीं है इतनी इतनी ज़्यादा कि आप पूरे परिवार को एक साथ लेकर चले जाओ यहाँ पर, क्योंकि आपको रेंट वगैरह का हिसाब किताब रखना है। सब लोग एक हॉल में तो नहीं सो सकते। गांव में तो फिर भी हो सकता है आपका घर बड़ा हो, आपके पास ज़मीन हो, आपका जो पुश्तैनी घर हो सबके पास उसमें अलग अलग कमरे हों, फ्लोर्स हो वहाँ पर। शहर में लेकिन अगर आपको बहुत सारे कमरों वाला कमरा चाहिए तो उसके लिए आपको अच्छा खासा मोटा रेंट खर्च करना पड़ेगा, और रेंट आप अपनी जेब से तभी निकाल पाओगे जब आपकी आमदनी उतनी होगी। आपके पास पीछे बैकएंड से पैसा आना भी तो चाहिए। तो गांव के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर जो डिक्लाइन है, जो डिप है, वो और शार्पर है, 20% से लगभग 16%। ठीक है, अर्बन एरियाज के अंदर ये फिर भी कम लेवल पर गिरी है, 16.5 से लेकर 14.5% तक। यानी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 3% का फ़र्क है, 4 या 3% का फ़र्क है कि गाँव में जो गाँव में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम थी वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बनी है जितनी तेज़ी के साथ, वो ज़्यादा नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स बने हैं, 4%। शहरों में जो जॉइंट फैमिलीज थी वो न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर कन्वर्ट हो गई, उनके अंदर से 2% की गिरावट है, कि वो 2% बढ़ी है, मतलब कहने का मतलब ये है। लेकिन रूरल एरियाज में एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज ये डबल रेट से इंक्रीज हुआ है जॉइंट फैमिली का न्यूक्लियर फैमिली बनना। ऐसे आपको ये डेटास को प्रेजेंट करना है। ये शुरू में आपके लिए टास्क थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा टफ हो सकता है। एक बार जब आपको ये ग्राफ्स आपने बना लिए, इसका कंटेंट याद हो गया कि कहाँ पर 2% का फ़र्क आया था, गिरने वाला फ़र्क था वो, कि बढ़ने वाला फ़र्क था। फिर ऐसे आपने इसको बाइफरकेट करा कि टोटल हाउस होल्ड्स भारत के अंदर ओवरऑल अर्बन और रूरल एरियाज के फ़र्क को मिटाते हुए, उसको इग्नोर करते हुए, टोटल हाउस होल्ड्स की क्या पोजीशन रही है विथ रिस्पेक्ट टू बिकमिंग जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। सबसे पहले तो इस बात को आपको क्लियर करना है इस टॉपिक में। फिर अर्बन एरियाज की क्या सिचुएशन रही है, वहाँ पर जॉइंट फैमिली ज़्यादा है कि न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा है, और सेंसस ये जो 2 है 2001 और 11 का, वो ट्रेंड क्या कहता है, अर्बन एरियाज में न्यूक्लियर फैमिली बढ़ी है कि जॉइंट फैमिली बढ़ी है पिछले 10 साल के अंदर इन सेंसस के अकॉर्डिंग। फिर आ जाओ रूरल एरियाज में, वहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ी हैं कि जॉइंट फैमिलीज बढ़ी हैं। अगर वो बढ़ी हैं तो कितने प्रतिशत से बढ़ी हैं, गिरी हैं तो कितने प्रतिशत से गिरी हैं। और एक कंपैरेटिव एनालिसिस आ जाए कि जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिलीज जो बनती जा रही हैं, फिर न्यूक्लियर फैमिलीज का जो राइज हो रहा है वो ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है, वो हो रहा है रूरल एरियाज़ में। कि घर परिवार जो अभी तक इकट्ठा रहता था अब वो जल्दी जल्दी सारे सेपरेट होते जा रहे हैं, और उसके पीछे रीज़न दिया जा रहा है माइग्रेशन को एंड लैक ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज इन द अर्बन एरियाज, जहाँ पर वो माइग्रेट कर जा रहे हैं शहरों की तरफ, व्हेन इट इज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। क्योंकि शहर में इतने ज़्यादा कमरे वगैरह अफोर्ड पर्सन नहीं कर पाएगा, अभी वो खुद वहाँ पर जा रहा है, पहले वो काम धंधा कोई ढूंढेगा,
बीवी बच्चों को रखेगा वहाँ पर, और फिर वो अपने घर परिवार वालों को धीरे धीरे करके हो सकता है कि बुलाए कि हाँ अब मैं सेटल हो गया हूँ, तुम भी आ जाओ, थोड़ा सा हाथ बटा लो। शहरों में कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग ई रिक्शा चला सकते हैं, हम लोग छोले भटूरे का कोई ठेला खोल सकते हैं। शुरुआती दौर में एक छोटे लेवल से ही काम करना पड़ेगा। वो बात अलग है कि आप अपनी गांव की ज़मीन बेचकर आ गए और डायरेक्टली आपने शहर में आके मकान ही खरीद लिया, लेकिन इट रिक्वायर्स बोल्ड डिसीजन जो कि हर कोई नहीं ले पाता है। शुरू में जो लोग गांव से अगर आते हैं शहरों की तरफ, उनको मीनियल काम ही करने पड़ते हैं, छोटे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। दे कैनॉट ड्रीम ऑफ रोमिंग अराउंड इन द अर्बन एरियाज इन लग्जूरियस कार, या वो आते ही एक बंगलो अफोर्ड कर पाएंगे। पहले काम ढूंढना है, धंधा ढूंढना है, पैसा कमाना है, पैसे को जोड़ना है, धीरे धीरे कर कर अगर आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट है तो आपको अपने गांव से अपने घर परिवार के और लोग बुलाने हैं। ये सब करते करते होता क्या कि पीछे जो आपका गांव छूट गया है वहां पर जो जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर था वो डिक्लाइन होता चलता है, और सब लोग धीरे धीरे करके शहर की तरफ आ रहे हैं, तो वो न्यूक्लियर फैमिली का स्ट्रक्चर बनता चलता है। और जिस जिसकी शादी होती रहेगी अगर वो सब अलग होते जा रहे हैं तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का जो ट्रेंड है वो और तेजी के साथ राइज करता है। ऐसे आपको स्टोरी मेकिंग करते हुए सारे ट्रेंड्स को याद करना होता है। ये तो सिर्फ एक झलक मैंने आपको बताई है। आगे चलकर अगर आपको और भी टॉपिक अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर देखने को मिलेंगे तो आपको ऐसे ही याद करना है सारी चीज़ों को, समझ गए। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। ये जो हमारा पहला टॉपिक है जीएस पेपर 1 के सिलेबस का, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को हम कंप्लीटली वाइंड अप कर चुके हैं। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको मेंस में एड्रेस कर सकोगे। अब जो उसका सेकंड पार्ट है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, उसको हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। और ये हमारा जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी के अंदर मेंस का जो पहला टॉपिक है उसके अंदर सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया हमारा सेकेंड हाफ आस्पेक्ट रह के, इसके बाद ये आपका पहला सिलेबस का पॉइंट कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से कवर हो जाएगा। कोई किसी भी साल का आपका मेंस हो, जस्ट यू नीड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विद गुड कमांड ओवर द कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, एनालिसिस, तो आप आराम से कर सकोगे उन क्वेश्चंस को ऑन द स्पॉट भी। अगर आपको बनाना पड़े, कोई आंसर फ्रेम करना पड़े, तो क्वेश्चन की डिमांड को देखते हुए आप एड्रेस कर सकोगे उसको। बस यू नीड गुड रिकॉलिंग कैपेसिटी एंड दैट कम्स विद गुड रिवीजन पावर। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।